गुजरात को मिली तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात। वज़ीर-ए-आज़म ने 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। गहरी समंदर में द्वारका नगरी के दर्शन का किया जिक्र। कहा, उन लम्हों के एहसास हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बेट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में नारी शक्ति को किया सलाम। ड्रोन दीदी से की बात। कहा, हर शोबे में आगे है नारी शक्ति। वज़ीर-ए-आज़म की मुजव्वज़ा लोकसभा इंतखाबात में नौजवानों से भारी तादाद में वोट डालने की अपील। कहा, इंतखाबी अमल में नौजवानों की ज्यादा शिराकतदारी जमहूरियत को और ज्यादा करेगी मजबूत। संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम के गिरफ्तार किए गए सभी अराकीन को छोड़ दिया गया। इससे कबल आज संदेश खाली से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे बिजरहाट से सभी को किया गया था गिरफ्तार। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले मायावती को बड़ा धचका। बीएसपी के अम्बेडकर नगर से रुकन पार्लियामेंट नीतीश पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल। और रांची टेस्ट में भारत ने जवाबी हमला करते हुए इंग्लैंड को दूसरी इनिंग्स में 145 रन पर किया ढेर। 192 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए दिन का खेल खत्म होने पर बगैर किसी नुकसान के बनाए 40 रन। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में हज़ारों करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वज़ीर-ए-आज़म ने 4,150 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तोहफे में दिए गए मंसूबों में तकरीबन 980 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा सुदर्शन ब्रिज का इफ्तिताह भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाडीनार में पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड कनेक्टिविटी और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक़ कई मंसूबे भी कौम के नाम वक्फ किए। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने सुदर्शन सेतु को इंजीनियरिंग का कारनामा करार दिया। कांग्रेस पर लोगों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भगवान ने मुझे सुदर्शन पुल बनाने का काम सौंपा है और मैं उनके हुक्म पर अमल कर रहा हूं। ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। कांग्रेस के खानदानी निज़ाम को निशाना बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवील अरसे तक मुल्क पर हुकूमत करने वालों की नीयत में खोट थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर करप्शन और लूटमार का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद मुल्क को कांग्रेस के इन घपलों से निजात मिली। लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास
इच्छा शक्ति नहीं थी, सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। वजीर आजम ने द्वारकापुरी में द्वारकाधीश की पूजा की, जो 4 धामों और सप्तपुरियों में से एक है। ये मंदिर भगवान वैष्णो के 8वें अवतार श्री कृष्ण के लिए वक्फ है। ये दरियाए गोमती के किनारे बहरे अरब के साहिल पर वाक़ है। 5 मंजिला मंदिर काफ़ी पुराना है। यह ख्याल किया जाता है कि इसकी तामीर सबसे पहले श्री कृष्ण की औलाद ने कराई थी। मंदिर का फन तामीर चालुक्य तर्ज का है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस मंदिर का दौरा किया था। वज़ीर आज़म ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। वज़ीर आज़म ने गुजरात के बेट द्वारका में द्वारकाधीश का दौरा किया। उसने रसूमात के मुताबिक पूजा की। बेट द्वारका का भगवान श्री कृष्ण का मस्कन समझा जाता है। वज़ीर आज़म ने ओखा और बेट द्वारका को मिलाने वाले पुल का इफ्तिताह किया। ये मुल्क का सबसे तवील केबल ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इसका संग बुनियाद साल 2017 में रखा गया था। इसकी तामीर पर 978 करोड़ रुपए लागत आई है। पुल पर 12 व्यूइंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और इसे शमसी तवानाई से रोशन किया जाएगा। पुल को गीता के श्लोक और कृष्ण की अलामतों जैसे मोर के पंख और सुदर्शन चक्र से सजाया गया है। गुजरात के द्वारका में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गहरे समंदर में पानी के अंदर गए और उस जगह पर पूजा की जहां पानी में द्वारका नगरी है। इस दौरान वज़ीर आज़म अपने साथ मोर के पंख भी ले गए थे। वज़ीर आज़म ने द्वारका नगरी को नमन किया। इस तजुर्बे के हवाले से इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने लिखा है, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना एक बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा था। मैंने रूहानी शान और अबदी अक़ीदत के एक कदीम दौर से जुड़ा हुआ महसूस किया। इसके अलावा अपने खिताब में इसका जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मैंने द्वारका जी का दौरा किया तो मैंने देवता और भुविता का तजुर्बा किया। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में ख़वातीन की ताकत को सलाम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की ख़वातीन की ताकत हर मैदान में तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही है।
वज़ीर आज़म ने नारी शक्ति को सलाम करने के साथ मन की बात प्रोग्राम की इब्तिदा की। उन्होंने कहा कि मुल्क की खवातीन आज हर शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। वज़ीर आज़म ने नमो ड्रोन दीदी का जिक्र किया और कहा कि कुछ साल कबल किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांव देहात की खवातीन भी ड्रोन उड़ा सकती हैं। कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी धरती माँ को बचाने में मुल्क की मातृशक्ति का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि कुदरती तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती ज़राअत के शोबे में आज ख़वातीन बड़े कमाल के काम कर रही हैं। केमिकल से हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने-कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है, तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अलग अलग शोबों में नारी शक्ति की कामयाबी काबिल सताइश है और ख़वातीन की इस कामयाब कोशिशों ने ये दिखा दिया है कि अगर ख़वातीन को मौक़े फराहम किए जाएं तो कामयाबी से अपनी जिम्मेदारी निभा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि आज का नौजवान समाजी तब्दीली के लिए एक मौसर आवाज़ बनने की खातिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही PM ने नौजवानों से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी अमल में नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि लोगों को अपना हुनर और सलाहियत दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएट कर रहे मुल्क के नौजवानों की आवाज आज बहुत मौसर बन चुकी है। हमारे युवा साथी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग कंटेंट शेयर करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के बारे में बात करते हुए इलेक्शन कमीशन की मुहिम मेरा पहला वोट मुल्क के लिए का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा शराकतदारी जमहूरियत को मजीद मजबूत करेगी। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है।
मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का माहौल है। ऐसे में वजीर आजम ने मुल्क के इन्फ्लुएंसर से अपील की है कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स को बढ़ चढ़कर वोट डालने की तरकीब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। दिल्ली में वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम भी सुना गया। दिल्ली में लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, इसका जायजा लिया हमारे नामनगार गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे विशेष रूप से युवाओं को संबोधित किया और ये बताया कि युवाओं का मत चुनाव में जरूर डलना चाहिए और हर एक युवा जो 18 वर्ष की आयु जिसकी हो चुकी है उसका वोट बने और वो अपना मतदान करें। साथ में महिलाओं को भी प्रेरित किया। जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव है तो युवाओं को मोदी जी ने आज विशेष तौर से कहा है कि सब लोग वोट जरूर करें और जितने भी लोग हैं इस लोकतंत्र के अंदर वोट जरूर करना चाहिए। युवा शक्ति जो आगे बढ़ के सब देश के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए। ये मोदी जी की मन की बात जो है जन की बात है। मैं मन की बात को हमेशा सुनता हूँ प्रधानमंत्री जी की, और उनकी बातें सुनकर हमेशा ऊर्जा आती है और बहुत ही पॉजिटिव मिलता है। देश के युवा जो 18 साल के हुए हैं वो देश के लिए वोट डालें, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आज। कृषि के बारे में जन कल्याणकारी योजनाओं को उत्साहित करने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बताई, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। टाइगर रिजॉर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि भाई जो भी गांव वाले 13 गांव उनके नजदीक पड़ते हैं उनको अलर्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी ली गई है। जो छोटे गाँव में जो और बढ़ावा दे रहे हैं उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सब उत्सुक हैं जब जब अगली बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि 111वें जो है मन की बात सब सुनेंगे, उसके लोग अभी से लालित हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनकर लोग काफी उत्साहित दिखाई दे। देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सुना गया। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने फन और सकाफत के शहर खजुराहो में बूथ कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 400 से ज़्यादा सीटों वाली हुकूमत बनाने का अहद है। ये जो सम्मेलन बुलाया है विजय का संकल्प लेने का, ये सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का सम्मेलन। प्रोग्राम में अमित शाह ने गुज़श्ता 10 साल में मोदी हुकूमत की कामयाबियों का भी जिक्र किया। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए। ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे। ये 10 साल भारत के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे। ये 10 साल भारत को सुरक्षित कर आतंकवाद से मुक्त करने वाले 10 साल रहे। ये 10 साल भारत की महिला शक्ति को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर सम्मान देने के 10 साल रहे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पिछले 10 सालों में इज्जत माप वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में करोड़ों लोगों ने बीजेपी हुकूमत की मुख्तलिफ फ़ायदेमंद स्कीमों से फ़ायदा उठाया है और उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आई हैं। मुल्क भर में बीजेपी के लाखों कारकुनान 25 फरवरी से 5 मार्च तक करोड़ों इस्तिफ़ादा करंदान के साथ ज़ाती अवामी राबता करेंगे और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एक बार फिर मोदी हुकूमत की तश्कील के लिए उनकी हिमायत हासिल करेंगे। इसके साथ जेपी नड्डा ने एक वीडियो भी शेयर किया।
फैक्ट फाइंडिंग टीम के तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा कर दिया गया है। आज इससे कबल सभी को संदेश खाली से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे बोजरहाट से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद तमाम अरकान को कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार ले जाया गया। फिलहाल टीम के तमाम अरकान को रिहा कर दिया गया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम के रुकन एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मुलजमीन आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि मुतासरीन, मीडिया और तहकीकाती टीम से वाबस्ता लोगों को हिरासा किया जा रहा है। बाई साइटिंग सेक्शन 151 CRPC यहाँ बिठाए, वहाँ से ले गाड़ी में बिठा के यहाँ तक लाए। यहाँ पूरा बेल बाउंडिंग, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अब रिलीज करे। वहाँ कुछ 144 सेक्शन नहीं था, हम कुछ करे भी नहीं। 60-70 किलोमीटर पहले अरेस्ट करे। यही खाली बंगाल में होता है। बीते 10 दिन या 15 दिन से पूरा देश देख रहे हैं ना यहाँ क्या हाल है। जो कल्प्रिट है वो बाहर फिर रहे, जो विक्टिम है उसके ऊपर दबाव है, जो हम जैसे लोग और प्रेस वाले वो जो करने जा रहे उसको जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर रहे हैं। इस दौरान शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए आज संदेश खाली के बेर माजोर में गांव वालों ने फिर मुजाहरा किया, जिस दौरान पुलिस और खवातीन के दरमियान झड़प भी देखने में आई। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी MP रितेश पांडे आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और दीगर बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विकसित भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन की हिमायत के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को तरक्की देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अम्बेडकर नगर के MP रितेश पांडे ने आज सुबह ही BSP से इस्तीफा दिया था। के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के इम्तिहान की मनसूखी के बाद लाखों उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक होने की वजह से फौरी तौर पर इम्तिहान मनसूख कर दिया है और तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि नौजवानों की मेहनत और इम्तिहान के तकद्दुस से खेलने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। योगी ने पेपर लीक के वाक़े को कौमी गुनाह करार दिया है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए इन अनासिर से सख्त तरीन तरीके से निपटने की बात की है। कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ, क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। मुल्क के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। माली साल 2024 की तीसरी छमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में शहरी बेरोजगारी कम होकर
6.5% हो गई, जो 4 सालों में सबसे कम है, जबकि खवातीन की लेबर फोर्स की शिरकत बढ़कर 25% हो गई। कमी के बाद मर्दों में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 5.8% रह गई है। इन मुस्बत अलामात के साथ माली साल 2024 में भारतीय मईशत के 7.3% की तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने का इम्कान है। शहरी बेरोजगारी 2022 की इसी मुद्दत में 7.2% और पिछली सहमाही में 6.6% रही। कौमी शुमारियात के दफ्तर के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर की सहमाही में 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र की खवातीन में बेरोजगारी की शरह 8.6% रही। ये अक्टूबर दिसंबर 2022 की सहमाही में रिकॉर्ड की गई 9.6% से कम है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के खोखराराज थाना इलाके के भरवारी कस्बे में पटाखे की फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाके के बाद आग लग गई। इस हादसे में 4 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि मुतादद अफराद जख्मी हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा नारायण प्रसाद सऊद ने अयोध्या पहुंचकर अपनी अहलिया के हमरा रामलला की पूजा की। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा नारायण प्रसाद सऊद दिल्ली में भारतीय हुकूमत के प्रोग्राम में शिरकत के बाद अपनी अहलिया के साथ अयोध्या पहुंचे थे। इन दोनों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन और पूजा की। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा नारायण प्रसाद सऊद ने हवाई अड्डे पर कहा कि नेपाल और भारत के दरमियान सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताज़ा खबरें मिलने तक भारत और इंग्लैंड के दरमियान रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग में 145 रन पर ढेर हो गई। इस तरह भारत को 192 रन का हदफ मिला है। जीतने के लिए हदफ का ताक़ुब करते हुए भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 40 रन बना चुकी है। और यहीं पर 5:30 का खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।